आप सभी को पता ही होगा कि झारखंड की जो परंपरागत शासन व्यवस्थाएं हैं, झारखंड में जो जनजातीय शासन व्यवस्थाएं हैं, वह जीपीएससी के लिए या फिर झारखंड की जो अन्य परीक्षा हैं उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसका अंदाज़ा उसी से लगाया जा सकता है कि झारखंड में जो जितनी जनजातियाँ रहती हैं उन सभी की अपनी अपनी शासन व्यवस्थाएं हैं और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एग्ज़ाम में लगभग 2-4 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। जीपीएससी में भी इससे करीब 7-8 क्वेश्चन होते हैं। तो जनजातीय शासन व्यवस्था में आज हम मुंडा शासन व्यवस्था को देखने जा रहे हैं। मुंडा शासन व्यवस्था से भी करीब 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन रहने की पूरी संभावना है। तो आज हम मुंडा शासन व्यवस्था को देखते हैं। तो मुंडा शासन व्यवस्था को देखने से पूर्व हमें 1-2 चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मुंडा शासन व्यवस्था जो है वो किस जनजाति की शासन व्यवस्था है, तो अधिकांश को तो पता ही होगा और जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि जो मुंडा शासन व्यवस्था जो है वह मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था होती है। मुंडा जनजाति की जो शासन व्यवस्था है उसको हम मुंडा शासन व्यवस्था बोलते हैं। तो मुंडा शासन व्यवस्था जानने से पहले हमें मुंडा जनजाति के बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। तो मुंडा जो जनजाति होती है उसमें मुंडा जो है, मुंडा का क्या अर्थ होता है? तो मुंडा का जो सामान्य अर्थ है, मुंडा का सामान्य अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति, है ना। मुंडा का सामान्य अर्थ क्या होता है? विशिष्ट व्यक्ति। वहीं मुंडा का विशिष्ट अर्थ क्या होता है? मुंडा का विशिष्ट अर्थ होता है राजनीतिक प्रमुख। तो मुंडा के बारे में हम जान गए। मुंडा का जो सामान्य अर्थ होता है वह विशिष्ट व्यक्ति होता है और मुंडा का जो विशिष्ट अर्थ होता है वह होता है राजनीतिक प्रमुख। तो मुंडा के बारे में हम थोड़ा बहुत जान गए। अब मुंडा जनजाति की जो शासन व्यवस्था है वह मुख्यतः 3 चरणों में या 3 स्तरों पर काम करती है। जो पहला स्तर होता है वह स्तर है गांव के लेवल पे, जिसको हम ग्राम पंचायत बोलते हैं। तो गांव का जो निर्माण होता है वह कैसे होता है? तो गांव का जो निर्माण होता है, पहले गांव बनने से पहले गांव का जो निर्माण होता है, गांव में कोई एक मुंडा जनजाति का व्यक्ति आया होगा। तो उस मुंडा जनजाति के व्यक्ति ने पहले एक परिवार का निर्माण किया होगा। परिवार की जब जनसंख्या में वृद्धि होती है, यानी कि एक परिवार में 5 लोग, 6 लोग, 6 लोग होते हैं, तो धीरे धीरे वह परिवार की जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण से एक गांव का निर्माण होता है ना। तो उसी प्रकार जब गांव का निर्माण होता है तो वहाँ पे जो प्रशासनिक व्यवस्था है या न्यायिक व्यवस्था है या फिर गांव के और भी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, विधि विधान है, तो उसका निपटारा करने के लिए सबकी आवश्यकता पड़ती है ना। तो ग्राम पंचायत का इसी प्रकार से निर्माण होता है। तो मुंडा का जो ग्राम पंचायत होता है वह जो हम देखते हैं, देखिए जो मुंडा का जो ग्राम पंचायत है, तो मुंडा की ग्राम पंचायत में एक तो ग्राम पंचायत का प्रधान होगा, है ना। ये देखिए ये मुंडा गांव है ना, ये मुंडा गांव है। तो मुंडा गांव का एक ग्राम प्रधान होगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं? हातू मुंडा। तो ये जो ग्राम पंचायत का जो प्रधान है ये क्या है? इसका नाम हातू मुंडा है। तो मुंडा गांव का जो ग्राम पंचायत का जो प्रधान है ना, हातू मुंडा कहलाएगा। वहीं मुंडा गांव में और भी लोग होते हैं। तो मुंडा गांव में एक मुंडा होता है ना। तो मुंडा का अर्थ हमने देखा। मुंडा का अर्थ क्या है? विशिष्ट अर्थ क्या है मुंडा का? मुंडा का विशिष्ट अर्थ है राजनीतिक प्रमुख और सामान्य अर्थ क्या है? विशिष्ट व्यक्ति, है ना। तो ये जो मुंडा होता है, ये मुंडा जो गांव का प्रशासनिक प्रमुख और न्यायिक प्रमुख दोनों होता है। तो मुंडा गांव का प्रशासनिक प्रमुख मुंडा और न्यायिक प्रमुख मुंडा, यानी कि जो मुंडा का ग्राम पंचायत होगा, मुंडाओं का ग्राम पंचायत है तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ का बॉस मुंडा ही होगा। तो बॉस कहने का मतलब है कि उसके पास प्रशासनिक प्रमुख और न्यायिक प्रमुख दोनों का दायित्व रहेगा। तो मुंडा ग्राम पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख और न्यायिक प्रमुख मुंडा होता है। मुंडा का क्या काम है? मुंडा जो है गांव की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मुंडा जो है वह गांव की जितनी भी सारी बैठकें हैं उसकी अध्यक्षता करता है ना। तो मुंडा गांव का प्रशासनिक प्रमुख, न्यायिक प्रमुख
वहीं मुंडा गांव की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। वहीं गांव में एक और हम अगर बात करें तो गांव में एक वृद्धजनों का समूह होता है ना। तो गांव में जो वृद्धजनों का समूह है उसको हम क्या बोलते हैं, भगदो प्रजा। ये वृद्धजनों का समूह होता है। मुंडा ग्राम पंचायत में वृद्धजनों का जो समूह है उसको हम भगदो प्रजा बोलते हैं। इसमें ज़्यादातर वृद्धजन ही रहते हैं और इनका क्या काम है, जब मुंडा कोई भी निर्णय सुनाते हैं तो गांव में ये सलाहकार का कार्य करते हैं। वृद्धजनों की सलाह से ही मुंडा कोई भी निर्णय सुनाता है। ये बाध्यकारी नहीं है कि वृद्धजन जो सलाह देंगे वही सुनाना है, लेकिन चूंकि वृद्धजन जो होते हैं वो गांव में काफ़ी वरिष्ठ लोग होते हैं, गांव के गणमान्य लोग होते हैं और उनके पास गांव का काफ़ी अनुभव भी होता है। पंचायत का जो व्यवस्था है, कैसे काम करता है, क्या निर्णय देना चाहिए, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा उनके पास जानकारी होती है। तो ये सलाहकार होते हैं। तो मुंडा इनकी सलाह पर काम करता है ना। तो गांव का एक और जो व्यक्ति है वो क्या कहलाता है, पाहन। तो गांव का जो एक और अगला व्यक्ति है वो पाहन कहलाता है। ये पाहन क्या करता है, पाहन जो है वह गांव का धार्मिक प्रधान होता है। पाहन जो है वह गांव का धार्मिक प्रधान होता है। पाहन का क्या काम है, पाहन जो है वह गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूजा पाठ करता है और बलि भी करता है। तो इस कार्य के लिए पाहन को एक लगान मुक्त भूमि दी जाती है। पाहन को गांव में शांति बनाए रखने के लिए वह पूजा पाठ करता है, बलि भी करता है। तो इसी के बदले में पाहन को एक लगान मुक्त भूमि दी जाती है। जो लगान मुक्त भूमि पाहन को दी जाती है वो भूमि कहलाती है डाली कटारी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही संभावना है एग्जाम में आने का। तो डाली कटारी भूमि क्या, डाली कटारी भूमि किसको कहते हैं, तो डाली कटारी भूमि उसको कहते हैं जिससे मुंडा ग्राम पंचायत का जो धार्मिक प्रधान होता है पाहन, तो पाहन को गांव में पूजा पाठ कराने का जिम्मा मिला रहता है, क्योंकि वह धार्मिक प्रधान है। गांव में किसी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति में या फिर देवताओं से कोई तरह का समस्या उत्पन्न हो या फिर भूत प्रेत का साया हो, तो उस स्थिति में क्या करता है, उनको शांत करने के लिए बलि भी देता है। कहीं कहीं यह बलि मुर्गा के रूप में होता है, कहीं कहीं यह बलि बकरा या फिर कोई और पशु के रूप में होता है। तो उसके द्वारा गांव में शांति बनाए रखने का कार्य पाहन करता है। इसके बदले में इसको एक भूमि दी जाती है पाहन को, जो लगान मुक्त भूमि होती है। उस भूमि पे पाहन को कोई टैक्स नहीं देना है, लगान नहीं देना है उस भूमि पर। तो उस भूमि का नाम है डाली कटारी भूमि। तो डाली कटारी भूमि पाहन को मिलती है गांव में शांति बनाए रखने के लिए। एक और खास बात यह है कि जो पाहन होता है, ग्राम पंचायत का जो धार्मिक प्रधान पाहन है, उसका एक सहायक भी होता है। पाहन का जो सहायक है वह कहलाता है पुजार या पनभरा। तो पाहन का जो सहायक है वह क्या कहलाता है, पुजार या पनभरा, है ना। पाहन के बारे में एक और खास बात देख लेते हैं। पाहन के बारे में एक और खास बात यह है कि यह चूंकि धार्मिक प्रधान है तो गांव को भूत प्रेत से बचाने के लिए यह विशेष पूजा भी करता है। गांव को भूत प्रेत से बचाने के लिए विशेष पूजा करता है। तो इसके बदले में इसको एक और भूमि मिलती है जिस भूमि का नाम है भूत खेता भूमि। तो कुल मिलाकर पाहन जो है वह धार्मिक प्रधान है और इसको दो तरह की भूमि प्रदान की जाती है। पहला जो है वह डाली कटारी भूमि दी जाती है और दूसरा जो है वह भूत खेता भूमि दी जाती है, भूत खेता भूमि। तो डाली कटारी भूमि क्यों दी जाती है, पूजा पाठ के लिए, बलि करता है गांव में किसके लिए, शांति बनाए रखने के लिए। तो उसमें यह जो भूमि है वो लगान मुक्त भूमि होती है, डाली कटारी भूमि। और दूसरा जो भूमि पे जो पाहन का अधिकार है वह भूत खेता भूमि है। तो वो गांव को भूत प्रेत से बचाने के लिए पूजा पाठ करता है, उसके लिए उसको एक भूमि दी जाती है जो भूत खेता भूमि कहलाती है। तो पाहन के बारे में क्लियर हो गया, मुंडा के बारे में क्लियर हो गया, और जो वृद्धजन है जिसको हम भगदो प्रजा भी बोलते हैं इसके बारे में भी क्लियर हो गया। अब एक और चीज़ ये जानना है कि ये जो मुंडा है, ये जो मुंडा है और ये जो पाहन है, मुंडा और पाहन, मुंडा और पाहन का भी एक सलाहकार होता है, मुंडा और पाहन का एक सहायक होता है। उसको हम क्या बोलते हैं,
उसको बोलते हैं महतो। तो ये मुंडा और पाहन, मुंडा और पाहन का जो सहायक है उसको बोलते हैं महतो। तो मुंडा और पाहन का सहायक क्या कहलाता है? महतो कहलाता है। तो महतो का क्या काम है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि मुंडा और पाहन का सहायक है। महतो क्या काम करता है? महतो जो है वह गांव में संदेश वाहक का कार्य करता है। मतलब गांव में कोई तरह का अगर संदेश देना हो पंचायत से संबंधित या फिर किसी भी प्रकार का कोई मैसेज अगर गांव में एक व्यक्ति को देना हो, दूसरे व्यक्ति को देना हो, कोई टोला में पहुंचाना हो, तो यह महतो यह काम भी करता है। लेकिन खास बात यहाँ पर यह है कि जो मुख्य संदेश वाहक जो होता है वह गुड़ायत होता है। मतलब महतो भी संदेश वाहक है और गुड़ायत भी संदेश वाहक है। लेकिन अगर संदेश वाहक अगर ऑप्शन में रहेगा कि मुंडा ग्राम पंचायत का संदेश वाहक कौन है, अगर महतो भी रहे ऑप्शन में, गुड़ायत भी रहे ऑप्शन में, तो हम गुड़ायत को ही टिक करेंगे। और अगर सिर्फ महतो रहे या गुड़ायत रहे, ऑप्शन 4 ऑप्शन में से ये दोनों अगर साथ में आ गया, महतो भी आ गया और गुड़ायत भी आ गया, तो हम गुड़ायत मारेंगे। और अगर अलग अलग आया तो फिर अगर महतो है तो महतो मारेंगे, अगर गुड़ायत है तो गुड़ायत को टिक करेंगे। तो ये दोनों क्या है? संदेश वाहक का कार्य करते हैं गांव में। महतो की एक और खास बात यह है कि जो महतो है वह मुंडा को, मुंडा कौन? मुंडा गांव का प्रशासनिक और न्यायिक प्रमुख। मुंडा क्या करता है? गांव की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। तो उसी मुंडा को, यह जो महतो है मुंडा का सहायक भी है, तो मुंडा को अपना दायित्व निभाने में सहायता करता है। तो महतो का क्या काम है? महतो का इम्पोर्टेंट काम यहाँ पर 2-3 है। महतो का क्या है? पहला काम, यह मुंडा का भी सहायक है और पाहन का भी सहायक है। महतो जो है मुंडा का भी सहायक और पाहन का भी सहायक। दूसरा, संदेशवाहक का भी कार्य कर रहा है, संदेशवाहक का भी कार्य कर रहा है। तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, मुंडा को अपना दायित्व संभालने में या दायित्व निभाने में सहायता करता है। महतो जो है मुंडा को अपना दायित्व निभाने में सहायता करता है। तो ये हमने देखा कि ग्राम स्तर पर जो है, जो ग्राम पंचायत का जो प्रधान है वह हातू मुंडा हो गया, है ना। ग्राम पंचायत का जो प्रधान है वह हातू मुंडा हो गया। वहीं ग्राम पंचायत का जो प्रशासनिक और न्यायिक प्रमुख है वह मुंडा हो गया। गांव का जो सलाहकार है या वृद्धजनों का जो टीम होता है वो सलाहकार कहते हैं उसको, मुंडा का सलाहकार, है ना। उसको भगदो प्रजा भी बोलते हैं। मुंडा गांव का जो धार्मिक प्रधान है वो पाहन कहलाता है। पाहन गांव में पूजा पाठ बलि करता है, काहे के लिए? शांति बनाए रखने के लिए। इसके बदले में इसको डाली कटारी भूमि दी जाती है ना। पाहन का जो सहायक है वह पुजार कहलाता है, उसको पनभरा भी बोलते हैं। पाहन गांव में भूत प्रेत से बचाने के लिए विशेष पूजा करता है, इसीलिए इसको भूत खेता भूमि भी दी जाती है। वहीं पर जो मुंडा और पाहन का जो सहायक है वह महतो कहलाता है। मुंडा और पाहन का सहायक महतो कहलाता है। महतो गांव में संदेशवाहक का भी काम करता है, लेकिन मुख्य संदेशवाहक जो है वह गुड़ायत होता है। मुंडा को अपना दायित्व निभाने में सहायता करता है महतो। तो हमने देखा कि ग्राम स्तर पर इतने सारे लोग मिलकर के ग्राम पंचायत का जो व्यवस्था है उसको चलाते हैं। वहीं अगर हम देखेंगे कि ग्राम स्तर के ऊपर में एक और 3 स्तर हमने बोला, ग्राम स्तर, अंतर ग्रामीण स्तर और समुदाय स्तर। तो ग्राम स्तर पर अगर कोई विवाद का समाधान नहीं हो पाया तो वह मामला चला जाता है अंतर ग्रामीण स्तर पर। तो अंतर ग्रामीण स्तर क्या होता है? अंतर ग्रामीण स्तर जो है वह पढ़ा पंचायत होता है। ये जो पढ़ा है यह अंतर ग्रामीण स्तर है, यानी कि अगर ग्रामीण स्तर पर, ग्राम पंचायत के स्तर पर अगर कोई मामला का समाधान नहीं हो पाया तो यह मामला पढ़ा या पढ़ा, दोनों एक ही चीज़ है। कहीं कहीं पढ़ा बोलते हैं, कहीं कहीं पढ़ा लिखा रहता है, लेकिन दोनों एक ही चीज़ है। यह क्या होता है? 15-20 गांवों से मिलकर एक पंचायत का निर्माण होता है। तो ग्रामीण स्तर पर एक गांव है तो एक ग्राम पंचायत, दूसरा मुंडा गांव है तो दूसरा ग्राम पंचायत, तीसरा मुंडा गांव है तो तीसरा ग्राम पंचायत। तो 15-20 मुंडा गांवों से मिलकर एक पंचायत जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? पढ़ा पंचायत, है ना। तो ये पढ़ा पंचायत बोलते हैं। पढ़ा पंचायत क्या होता है?
पढ़ा पंचायत जो है मुंडाओं की सर्वोच्च न्यायपालिका है, यानी कि ये मुंडाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट है, यही उनका विधायिका है, यही उनका कार्यपालिका है ना। तो पढ़ा जो है, पढ़ा पंचायत, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, इसके लिए पार्लियामेंट है, इसके लिए सब कुछ है। तो मुंडाओं के लिए पढ़ा पंचायत जो है 15-20 गांवों से मिलकर बनता है। तो ये हो गया अंतर ग्रामीण स्तर पर। तो एक और जो है स्तर वो समुदाय स्तर पे होता है। मान लीजिए कोई अगर मामला पढ़ा स्तर पे भी समाधान नहीं हो पाया किसी मामले का, तो वह मामला चला जाता है समुदाय स्तर पर। तो समुदाय स्तर पर यानी कि पहले ग्राम, फिर जो 15-20 गांवों से मिलकर जो पढ़ा है, फिर वहाँ पे भी अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया तो पढ़ा राजा के पास चला जाता है, यानी कि ये सबसे बड़ा बॉस है, मुंडाओं का सबसे बड़ा बॉस। पढ़ा राजा जो होता है वो सबसे बड़ा बॉस है मुंडाओं के लिए। तो पढ़ा राजा क्या है? यह सर्वोच्च अधिकारी है। पढ़ा राजा सर्वोच्च अधिकारी है। और पढ़ा राजा जो है वो 22 गांव का जो होता है मुख्य आदमी होता है पढ़ा राजा। पढ़ा जो है वो 15-20 गांव से मिलकर एक पंचायत बनता है, वहीं पढ़ा राजा जो है वो 22 गांव से मिलकर बना हुआ होता है। तो पढ़ा राजा जो है बहुत बड़ा पंचायत है, 22 गांव से मिलकर बना होता है। तो उसका संचालन करने के लिए, उसका मैनेजमेंट के लिए, उसका रख रखाव या फिर उसको बिना कोई वाद विवाद के या फिर सुचारू रूप से संचालित होने के लिए कई सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो पढ़ा राजा में सबसे जो स्टार्टिंग हम करते हैं कि पढ़ा राजा में जो सबसे पहला व्यक्ति होता है वो दीवान है ना। पहला व्यक्ति हम नहीं बोल सकते हैं इसको, लेकिन चूंकि यहाँ पहले लिखा हुआ है इसलिए हम पहला इसको मान रहे हैं। तो जो दीवान होता है, पढ़ा राजा का जो दीवान होता है वह क्या होता है? मंत्री होता है ना। तो वह पढ़ा राजा का मंत्री होता है दीवान। देखिए मंत्री भी लिखा हुआ है। तो पढ़ा राजा का मंत्री कौन है? दीवान है। यह जो दीवान जो होता है ना, उसमें भी 2 दीवान में विभाजित होता है। यह पहला दीवान जो होता है वह गढ़ दीवान होता है, दूसरा होता है राज दीवान। गढ़ दीवान और राज दीवान, ये क्या होता है? पढ़ा राजा का मंत्री होता है। वहीं अगर हम बात करें आगे तो ये पांडे लिखा है। तो पांडे का क्या काम है पढ़ा राजा में? पांडे जो है वह दस्तावेजों की देखभाल करता है, दस्तावेजों का रख रखाव करने वाला अधिकारी होता है। ये लिखा है दस्तावेजों का देखभाल या दस्तावेजों की देखभाल करने वाला अधिकारी, दस्तावेजों का रख रखाव करने वाला अधिकारी जो क्या है वह पांडे कहलाता है ना। वहीं अगर हम अगला देखें तो क्या है? ठाकुर है। तो ठाकुर का क्या काम है? वह पढ़ा राजा का सहायक होता है। ठाकुर जो है पढ़ा राजा का सहायक होता है। बरकंदाज, बरकंदाज का क्या काम है? बरकंदाज जो होता है वह गांव का सिपाही होता है ना। यह जो बरकंदाज है वह गांव का सिपाही है। दीवान के आदेश पर यह नोटिस देता है। जो दीवान है ना, ये मंत्री, तो इसके आदेश पर बरकंदाज जो है वह नोटिस देता है। किसको नोटिस देता है? गांव के लोगों को नोटिस देता है, या फिर पंचायत में जिसकी सुनवाई चल रही होती है। तो एक प्रक्रिया है, दीवान का कोई भी अगर आदेश है तो उस पर वो नोटिस तामील करता है, नोटिस तामील करता है। अगला क्या है? दरोगा है। तो दरोगा आपको पता ही है कि क्या करता है? जो ग्राम जो पढ़ा राजा की जो सभा है उसकी कार्रवाई का यह नियंत्रक होता है। सभा की कार्रवाई का नियंत्रक कौन होता है? दरोगा होता है। यानी कि पढ़ा राजा की जो सभा की कार्रवाई का नियंत्रक कौन है? दरोगा है। वहीं लाल, लाल क्या होता है? वकील होता है। पढ़ा राजा का जो वकील है वह लाल होता है। पुरोहित क्या होता है? पुरोहित हम उसको बोलते हैं, पढ़ा राजा में पुरोहित का यह अर्थ है। पुरोहित क्या करता है? सामाजिक रूप से बहिष्कृत व्यक्ति का शुद्धिकरण। पुरोहित का क्या काम है? सामाजिक रूप से जो व्यक्ति सामाजिक रूप से जो बहिष्कृत हो गया है, यानी कि जिसको समाज ने निकाल दिया है अपने ग्राम पंचायत से, उसको वह शुद्धिकरण करता है। शुद्धिकरण करने का यह तात्पर्य होगा कि हो सकता है शुद्धिकरण के बाद उसको गांव में समाज के लोग अपना लें, उसको अपने गांव में शामिल कर लें, परिवार का एक जो हिस्सा था उसको फिर से वह सम्मान मिल जाए, है ना। वहीं घटवार है एक और। तो घटवार का क्या काम है गांव में? घटवार जो है वह दंड में प्राप्त सामग्री का बंटवारा करता है। घटवार का यही काम है।
दंड में अगर किसी को अगर दंड मिला कोई भी विवाद के लिए या कोई भी अपराध के लिए, या फिर कुर्की जब्ती होती है, या फिर कोई तरह का सामान जब्त किया जाता है, किसी को दंड में सामान अगर प्राप्त किया जाता है पंचायत के द्वारा, तो उस सामग्री का जो बंटवारा करता है वो कौन करता है? घटवार करता है ना। तो घटवार के द्वारा सामान का बंटवारा किया जाता है। दंड में जो प्राप्त होता है जो सामान, उसका बंटवारा किया जाता है। वहीं जो पढ़ा जो है, यह जो 15-20 गांवों से मिलकर बना हुआ होता है, उसके ऊपर पढ़ा राजा होता है। तो पढ़ा राजा के जो मुख्य जो अंग हैं वो दीवान है, पांडे है, ठाकुर है, बरकंदाज है, दरोगा है, लाल, पुरोहित और घटवार। तो इनका हमने सबका काम देख लिया। एक बचता है पट्टी। ये पट्टी छूट गया। पट्टी जो होता है ना, पट्टी कहने का मतलब है कि जो ये 15-20 गांवों से मिलकर के जो पंचायत होता है, उसको हम जो पढ़ा है उसको पट्टी भी बोलते हैं। तो पट्टी जो है, पट्टी का जो है पढ़ा पंचायत में जो है उसमें एक मानकी होता है। तो मानकी जो है उसका पढ़ा पंचायत का जो प्रधान है उसको मानकी बोलते हैं। पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी बोलते हैं। और ये जो मानकी का जो पद है वह वंशानुगत होता है। मानकी का जो पद है वह वंशानुगत होता है। तो हमने मोटा मोटा सब कुछ ग्राम स्तर पर, अंतर ग्रामीण स्तर पर और समुदाय स्तर पर देख लिया है। 2-3 चीज़ें और हैं, इसको समझ लेना भी आवश्यक है। अगर कोई विवाद होता है ना किसी भी स्तर पर तो विवाद होने की स्थिति में अगर कोई विवाद है जो छोटा है तो वहाँ पे आर्थिक दंड दे करके विवाद को रफा दफा कर दिया जाता है। अगर कहीं बड़ा विवाद है तो उस स्थिति में क्या है कि जो व्यक्ति जिसने विवाद किया है या जिसके कारण से विवाद हुआ है तो उसको समाज से बहिष्कृत करने का भी प्रावधान है। पढ़ा राजा की जो सभा होती है, पढ़ा राजा की जो सभा है, जैसे पढ़ा राजा है, हमने पहले भी देखा कि ये सर्वोच्च अधिकारी है। कौन? पढ़ा राजा। तो जो इसकी सभा है वह क्या है? मुंडाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट है। मुंडाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट है पढ़ा राजा की सभा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। एक और मामला बनता है यौन अपराध की स्थिति में। तो अगर कहीं पंचायत में अगर यौन अपराध हुआ है कहीं पे, अगर पुरुष के द्वारा किया गया है तो कठोर दंड दिया जाता है पुरुष को, है ना। अगर ऑफेंड करने वाला, क्राइम करने वाला अगर कोई मेल है तो उसको दंड दिया जाता है, उसको पनिशमेंट किया जाता है, पनिश किया जाता है। वहीं एक और मामला है कि अगर अपराधी पुरुष जिसने क्राइम किया, जिसने ऑफेंस किया, या फिर और जो पीड़ित महिला होती है जिसके साथ गलत व्यवहार किया गया हो, तो अगर उन लोगों के बीच अगर विवाह की संभावना बनती है तो विवाह करवा दिया जाता है ना। अपराधी पुरुष व पीड़ित महिला के बीच विवाह की संभावना हो तो विवाह करवाया जाता है। वहीं समाधान न होने की स्थिति में पढ़ा राजा का निर्णय जो है वह अंतिम व सर्वमान्य होता है। क्योंकि पढ़ा राजा क्या है? पढ़ा राजा जो है सुप्रीम कोर्ट है। किनका सुप्रीम कोर्ट है? मुंडाओं का। तो पढ़ा राजा का जो निर्णय होगा वह सबके लिए सर्वमान्य होगा और अंतिम होगा। 1-2 चीजें और है यहाँ पे समझने के लिए। मान लीजिए यहाँ पर कोई विवाद होता है, जैसे ये विवाद हमने देखा, तो विवाद है तो विवादों का जो निपटारा होता है वह मुंडा सभा के द्वारा किया जाता है। मुंडा सभा में विवादों का जो निपटारा है वह किया जाता है। और इसमें विभिन्न पदाधिकारी जो हैं गांव के, पंचायत के, उसके साथ साथ गांव के बुजुर्ग भी उपस्थित होते हैं। जो बुजुर्ग कौन? ये वृद्धजन, है ना। ये वृद्धजन उपस्थित रहते हैं, वो सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। संबंधित पक्ष की बात सुनने के बाद पाहन व महतो, पाहन और महतो की सलाह से मुंडा द्वारा दंड तय किया जाता है। मुंडा के द्वारा दंड तय किया जाता है। एक चीज और है यहाँ पे, जो लाल है ना, जो लाल कौन होता है? लाल जो है वह पढ़ा राजा का वकील है। तो लाल में भी 2 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। जो सभा का जो वकील है वो 3 प्रकार का वकील होता है। तो जो बड़ा वकील होता है उसको बड़ लाल बोल देते हैं। मंझला जो होता है उसको मंझलाल बोल देते हैं। और जो छोटा वकील होता है उसको छोटे लाल बोल देते हैं। तो वकील यानी कि लाल वकील जिसको हम बोलते हैं लाल,
वह भी 3 तरह के होते हैं। तो तीनों बड़लाल, मंझलाल और छोटलाल। तो मिला जुला करके मुंडा शासन व्यवस्था का यही है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और एक दो क्वेश्चन आने की संभावना होती है। एक चीज़ और छूट रहा है कि ये जो पढ़ा जो पंचायत स्थल होता है ना, जैसे ये पढ़ा है, तो पढ़ा पंचायत स्थल जो है, यानी कि जहाँ पर ये पंचायत होती है उस स्थल को अखड़ा बोल देते हैं। तो मुंडाओं का जो पंचायत स्थल है, पढ़ा पंचायत स्थल है, उसको अखड़ा बोल देते हैं, अखड़ा, या कहीं कहीं अखरा भी लिखा रहता है, तो अखड़ा बोलते हैं मुंडा पढ़ा पंचायत स्थल को, है ना। यह गांव का जो है पढ़ा पंचायत स्थल जो है, जिसको अखड़ा बोलते हैं, यह गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी होता है ना। मुंडा गांव में पंचायत की जो बैठकें होती हैं उसका आयोजन अखड़ा में ही किया जाता है। मुंडा गांव में जो पंचायत की बैठकों का जो आयोजन होता है वह पढ़ा पंचायत में ही किया जाता है। यही है। बाकी इसको अगर आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं तो आप बुक से देखिए, तो आपका ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। एक चीज़ और है कि पढ़ा का जो अन्य प्रमुख अधिकारी होता है, इस पढ़ा है ना, इसका जो अन्य प्रमुख अधिकारी है उसमें उस अधिकारी का नाम होता है कुंवर, लाल तथा कारतो। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे छूट गया किसी कारणवश। एक होता है कुंवर, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ ही लिखाएगा, है ना, कुंवर, कुंवर, लाल और कारतो, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। जितने भी पॉइंट्स हैं सब इम्पोर्टेंट ही है। बाकी अगर एक बार आप रिवीजन कर लीजिए